गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, कल अपन ने टैक्स रेट्स पढ़े थे। टैक्स रेट्स, अब एक लास्ट डिस्कशन पेंडिंग है टैक्स रेट्स के ही कनेक्टेड है, वो पहले कंप्लीट करते हैं। चलो, टैक्स रेट्स में अपन ने कल पढ़ा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स। फर्स्ट, टैक्स रेट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पर्सन, and second, tax rate which depends on type of income. Now the tax rate which depends on type of person are known as normal rate, and जो tax rate income के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट्स में हम लोगों ने कल एक तो सेक्शन पढ़ा था 111A जो शॉर्ट टर्म में था। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 111A के अंदर सिर्फ 3 असेट्स कवर्ड है: इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये 3 असेट्स आप लोगों ने ट्रांसफ़र किए और ट्रांसफ़र के वक्त आपने STT जो है वो पे किया है, तो हम आपको 15% टैक्स लगाएंगे इफ़ असेट इज़ ट्रांसफर्ड अप टू 22 जुलाई। 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 20% टैक्स। इसके अलावा जितने भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उन सब पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। याद रखना, स्पेशल रेट सिर्फ 3 ही असेट्स में है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में सब जगह पे आप देखोगे तो स्पेशल रेट ही है, वहाँ पे नॉर्मल रेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में पहले आप कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे? 112A। अब 112A में वापस से वही 3 असेट्स थे जो 111A में थे: इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये 3 असेट्स आप लोगों ने ट्रांसफ़र किए हैं और ट्रांसफ़र के वक्त STT पे हुआ है, इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज पे भी STT पे हुआ है, तो फिर हम आप लोगों को, अगर आपने यही असेट 31 मार्च 18 तक बेच दिए तो एग्जाम था, बाद में टैक्स लगाया है वो भी 1,25,000 के ऊपर, और टैक्स कितना है? या तो 10% या फिर 12.5%। फिर 112, अगर आप 112A के अंदर कवर्ड नहीं हो तो 112 में आओगे। 112 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड्स। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं: आइदर पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में वापस से 2 पार्ट्स हैं। आप ये देखो, हु इज़ अ ट्रांसफरर। इफ़ ट्रांसफरर इज़ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी तो फिर इट इज़ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अदर पर्सन है तो 20%, एंड अदर असेट है तो भी 20%। न्यू 112 जो है उसमें एक ही रेट है 12.5%। अब अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे कि आप ओल्ड लॉ के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, न्यू लॉ के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है वो चूज़ करो। तो अब आप याद करो तो उसमें 4 कंडीशन में पहला था असेट होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, असेसी होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, यह असेट अक्वायर होना चाहिए बिफोर 23 जुलाई एंड ट्रांसफ़र होना चाहिए ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। विनिंग्स के केस में आपको फ्लैट रेट लगेगा 30%, और विनिंग्स के केस में सिर्फ डिसएडवांटेज ही है, एक्सपेंस नहीं मिलते, डिडक्शन नहीं मिलते, लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलता। और उसमें हम लोगों ने बाद में एक कॉन्सेप्ट किया था जो अनएग्जॉस्टेड था, जिसको मिले ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा किसको? कहना इसे सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF को। अब अगर मैं आप लोगों को समरी बताने जाऊं तो देखो, 111A हमने पढ़ा, 112A पढ़ा, 112 पढ़ा एंड 115BB पढ़ा। इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड विनिंग्स। ये आपकी नेचर ऑफ इनकम है। अब सब जगह पे टैक्स रेट्स क्या है? टैक्स रेट्स
तो 22 जुलाई तक अलग टैक्स रेट्स थे एंड 23 जुलाई ऑनवर्ड्स अलग टैक्स रेट्स हैं, इधर 15% और इधर 20%, इधर 10% एंड 12.5% ऑन गेन मोर देन 1,25,000। ओल्ड 112 में या तो 20 था कभी कभी या तो 10 था, न्यू 112 में एक ही रेट है 12.5% एंड यहाँ पे इट इज़ 30% एंड यहाँ पे इट इज़ 30%। अब अगर अपन बात करें एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड नहीं है यहाँ पे। फिर हम बात करें लॉसेस की, लॉसेस इधर कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो सेट ऑफ, इधर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें डिडक्शन 80C से लेके 80U वाले अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। डिडक्शन तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है ना जहाँ पे स्पेशल रेट लगता है। फिर हम बात करें अगर रीबेट की अंडर सेक्शन 87A, तो वो 111A के सामने अलाउड है, 112A के सामने अलाउड नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे भी अलाउड है, 112 एंड विनिंग्स के सामने भी अलाउड है। और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करें तो अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है और अलाउड नहीं है विनिंग्स के सामने। और जहाँ पे भी अलाउड है ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, बस यही दो लोगों को अलाउड है, बराबर। सो ये अपना समरी हो गया सारे सेक्शंस जो हमने पढ़े थे उसका। अब ध्यान से सुनो, अब अपना एक डिस्कशन आ रहा है, बहुत ही मस्त डिस्कशन है। अगर आपके पास 3 असेट्स हैं, नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड नंबर 3 यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपके पास ये 3 असेट्स हैं एंड STT जो है, STT परचेज एंड ट्रांसफ़र के वक्त यहाँ पे तो होना ही चाहिए, यहाँ पे हो या ना हो परचेज के वक्त यहाँ पे होना ही चाहिए। बट मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूनिट सारे के सारे लिस्टेड ही होते हैं, तो वो STT 100% रहेगा, रहेगा और रहेगा ही। अब ये 3 असेट्स हैं, अगर ये 3 असेट्स आपने ट्रांसफ़र किए तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो जरा सा, कि अप टू 31 मार्च 2018 कैन आई से एंटायर गेन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 एंड 1418 ऑनवर्ड्स टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 112A। 112A में टैक्सेबल है और वो भी गेन एक्सीडिंग 1,25,000, या तो 10% या तो 12.5%, ये अपन ने पढ़ा था। अब तुम्हें ना एक प्रॉब्लम समझो क्या हो रही है। समझो देव, आपने 2007-8 में 10 लाख के इक्विटी शेयर खरीदे थे और मैंने भी 7-8 में 10 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदे, दोनों ने, अपन ने दोनों ने 10-10 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदे। कब? 7-8। अब 1 February 2018 इस दिन कहना से ये अनाउंसमेंट आया होगा क्या कि 1038 सेक्शन अब निकल जाएगा। कब आया होगा ये अनाउंसमेंट? 1 February को। 1 February को निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस किया क्या
कि 31st March 2018 is the last date to claim exemption under 1038. अब लोगों ने ये टाइम पे क्या किया होगा, शेयर्स जल्दी बेचना चालू किए होंगे, मतलब 2 महीने में तो सेलिंग ही ज्यादा हुआ रहेगा। अब समझो देव, आपने क्या किया, ये शेयर्स की वैल्यू हो गई थी 100 lakhs, आपने 31st March 2018 के पहले ये शेयर्स बेच दिए 100 में, तो आपको गेन कितने का आया, गेन 90 lakhs का गेन आया। अब आपका गेन क्या हो गया, सारा का सारा एग्जेम्प्ट। मैं 10 लाख के शेयर्स आपके साथ ही खरीदे थे, बट मैंने सोचा नहीं बेचने हैं मुझे, और सोचो यही शेयर्स अगर मैं 24-25 में बेचूं करंट ईयर में, और मैं इसको 150 lakhs में बेचूं अगर, तो आपको समझ में आ रहा है, मेरे को तो 140 lakhs पे अब टैक्स लग जाएगा। हाँ, माइनस क्या होगा, 1,25,000 जो सेक्शन का लिमिट है, बाकी तो कहने से 1,40,000 पे मुझे तो टैक्स आ जाएगा। तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा हो, तो सागर के साथ गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देव आपने अगर 31 मार्च 18 तक बेच दिया तो आपको 90 लाख पे टैक्स नहीं, मेरे को पूरा 140 लाख पे टैक्स। तो आप समझो कि आज जैसे ही ये सेक्शन आएगा, कौन सा 112A, कहने से जो लोग ने ये सोच के शेयर्स खरीदे थे कि हम 1038 के अंदर बेनिफिट लेंगे, कहने से उन लोगों को तो बेनिफिट ही नहीं मिला। तो अब हम क्या करें, तो अब गवर्नमेंट ने उनके लिए एक छोटा सा प्रोविजन बनाया है। मतलब कैसे लोगों के लिए, कि जिन्होंने ये तीन असेट्स अक्वायर कर लिए थे, अक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018, मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट आया उसके पहले, मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट आया कहने से उसके बाद अगर आप अक्वायर कर रहे हो तो आपको पहले से ही पता है कि 1038 सेक्शन जा चुका है। आज समझो मैं 15 फरवरी को कोई शेयर्स खरीद रहा हूं 2018 में, अब भले ही मैं खरीद रहा हूं वो फेज में जब 1038 एप्लीकेबल है, बट कहने से मुझे नॉलेज तो होना चाहिए ना कि भाई 1038 निकल चुका है, तो वो तो 15 फरवरी को तो मुझे पता ही है। तो जो लोगों ने 1 Feb के बाद शेयर्स खरीदे उनको कोई बेनिफिट देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जो खरीद रहे हैं कहने से लॉ अनाउंस हो चुका था। अगर आप ये तीन असेट्स खरीद रहे हो कब, 1 Feb 2018 के पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1038 1 Feb तक एप्लीकेबल था, 1038 was applicable up to 31st March 18. 112A is applicable from 1st April, but 112A is applicable from 1st April वो असेसी को कब पता चल गया, 1 Feb को। 1 Feb को पता चल गया कि भाई 112A सेक्शन आने वाला है। तो अगर किसी ने भी शेयर्स 1 Feb के पहले अक्वायर किए एंड यही असेट ट्रांसफर किए ऑन और आफ्टर 1 April 2018, मतलब ट्रांसफर कब किए, जब 112A सेक्शन आ चुका, और खरीदे कब, जब आपको नॉलेज नहीं था कि 112A आने वाला है। तुम समझ रहे हो बहुत फर्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1 Feb के पहले खरीदे और 1 April के पहले खरीदे और 1 April के बाद बेचे, ऐसा नहीं है। आपने खरीदे 1 Feb के पहले, क्योंकि 1 Feb को अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं यानी से मुझे पता होना चाहिए कि 1038 सेक्शन निकल चुका है, 112A सेक्शन आ चुका है अभी, मतलब 1 April से एप्लीकेबल है, तो मुझे वैसे भी लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट यस, अगर मैंने अक्वायर किए थे ये डेट के पहले और ट्रांसफर किए हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2018, मतलब मैंने खरीदे कब, जब मुझे पता नहीं था कि 1038 निकलने वाला है, और बेचे कब, 112A आने के बाद। अब ये केस में क्या करेंगे, तो सुनो, बहुत मस्त प्रोविजन है, मैं कोई रट्टा नहीं मरवाऊंगा, एंड में आपको फॉर्मूला के थ्रू भी सिखा दूंगा। समझो 7-8 में मैंने कुछ शेयर्स खरीदे जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, 24-25 में मैंने इसी को बेचा
एग्जाम्पल लो 120 lakhs में, तो अभी मुझे अगर कोई कैपिटल गेन्स बोले निकालने, तो मेरा तो ऐसा आना चाहिए कैपिटल गेन्स FVOC 120, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 lakhs, बचा कितना 110 lakhs, माइनस 1128 का एग्जम्पशन 1.25 lakhs, बचा कितना 108.75 lakhs, और इसके ऊपर मुझे टैक्स आना चाहिए या तो 10% या तो 12.5%, डिपेंडिंग कब बेचा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट इसमें तो यार असेसी की गलती नहीं है और उसको ज्यादा अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि उसने खरीदा कब था 7-8 में, क्या सोच के खरीदा होगा उसने, लॉन्ग टर्म रखूंगा, एग्जम्पशन ले लूंगा 1038 में। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन क्या बनाया, तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को बोला एक काम करो, आप लोग है ना 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 मतलब अमेंडमेंट आने के एक दिन पहले, एक महीना नहीं रे, एक दिन पहले, अमेंडमेंट आने के एक दिन पहले आप है ना 31 जनवरी 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो ये शेयर्स का। समझो कि फेयर मार्केट वैल्यू एग्जाम्पल 60 lakhs है, 60 lakhs कितना है 60 lakhs। तो अब असेसी हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं क्या, कि तू चाहिए तो तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख सिलेक्ट कर सकता है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख है, तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है 60 लाख, तो क्या चूज करोगे 60 लाख। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है अब क्या होगा, इधर मैं 10 के बदले माइनस कितना करूंगा 60, ये मेरा गेन और ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये 60 lakhs आ गया, ये 60 lakhs बच गया, ये आ गया 58.75 lakhs। मतलब अगर तुम्हें डिफरेंट वे में समझ में आ रहा हो तो 10 लाख से लेके इधर तक जो अप्रिसिएशन हुआ था, जो वैल्यू बढ़ी थी कितनी 50 लाख, कहने से उस पर गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ही नहीं लिया। टैक्स कितने पे लिया, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू बढ़ी उस पे। बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा। तो आपको उन्होंने बेनिफिट कैसे दिया है यहां पे, तो बेनिफिट दिया है आपकी कॉस्ट बढ़ा के, आपकी उन्होंने क्या कर दी कॉस्ट चेंज कर दी, बोला कि चलो यार फेयर मार्केट वैल्यू अपनी कॉस्ट बना लो आप लोग। मेरे को बताओ क्या आपने 60 लाख रुपया पे किया है कि पे नहीं किया, पे नहीं किया है, इट्स अ नोशनल कॉस्ट। आपको एक बेनिफिट दे दिया कि भाई चलो 60 लाख को आप कॉस्ट बना के आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो। समझा कि नहीं समझा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो यहां पे आ रहा है 7-8 ईयर। समझो 24-25 में आपने बेचा, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख थी, सेलिंग प्राइस आपकी 120 लाख, एंड 31 जनवरी 2018 का जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो 6 लाख था 60 लाख के बदले। अब हम क्या करेंगे ये वाले केस में, तो अब तो एफवीओसी आपकी 120 लाख होगी। अब सीओए कितना माइनस करोगे, तो अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है 10 लाख, क्योंकि जो भी तुम्हारा गेन हुआ है कि नहीं से अनाउंसमेंट आने के बाद ही शेयर की वैल्यू बढ़ी है, तो यहां से लेके यहां तक ही अप्रिसिएशन हुआ है। तो तुम समझो अब हम तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं देंगे और तुम्हें 110 लाख में से 1.25 लाख माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 108.75 लाख इंटू 10% और 12.5%। बैठा दिमाग में बैठा। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो अगर ये 3 असेट्स आपने अक्वायर कब किया, अक्वायर 1 Feb 2018 के, और ट्रांसफर कब किए 1 अप्रैल 18 के या उसके बाद, तो ही ये सब कुछ आएगा। अगर 1 Feb के बाद खरीदे और 1 अप्रैल के बाद बेचे तो तुम्हारा जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो ही लेना पड़ेगा। बट अगर तुमने खरीदे पहले
और बेचे बाद में, तो फिर तुम्हारा कॉस्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? कॉस्ट आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और विच एवर इज हायर। बराबर। अब और 2 एग्जांपल्स देने हैं, बराबर से समझना। मुझे बताओ ये फर्स्ट एग्जांपल में हायर क्या आया? हायर। बराबर। क्या वो 60 लाख रुपया आपकी कॉस्ट एक्चुअली में इनकर हुई है कि नहीं हुई? इट्स अ। और क्या ये 10 लाख रुपया तुम्हारी कॉस्ट इनकर हुई थी ये वाले केस में? चलो अब थर्ड केस, 7-8 में तुमने कुछ शेयर्स खरीदे जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख। 24-25 में तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया, समझो तुम्हारा सेलिंग प्राइस इज 60 lakhs एंड 31st January 2018 इस डेट पे तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 80 lakhs है। 80 lakhs। आप पहले तो मुझे बताओ FVOC क्या होना चाहिए? 60 lakhs। अरे 60 में बेचा है। अब अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या फॉर्मूला था? आइदर ऑफ एम कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर। क्या लोगे हायर में? फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 80 lakhs। बट अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। गवर्नमेंट अपने को बेनिफिट देना चाहता है कि भाई चलो भाई तुम्हें 1038 में हम बेनिफिट दे रहे हैं इनडायरेक्टली। 1038 नहीं बोल रहे, वो लोग कॉस्ट बढ़ा के दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट अपने को बेनिफिट देने के चक्कर में कि नहीं से खुद का नुकसान थोड़ी करेगा। ये 80 लाख क्या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कि नहीं है? नहीं है, इट्स अ नोशनल कॉस्ट। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? हम तुम्हें माइनस करने तो देंगे, कितना? सिर्फ 60 lakhs। अरे हम तुम्हें बेनिफिट देना चाहते हैं, उसके वजह से हम थोड़ी ऐसे 80 लाख माइनस करके बोलेंगे 20 लाख का लॉस बुक कर और वो सेट ऑफ कर। एक तो हम तुझे बेनिफिट दे रहे हैं, तुम्हें समझ रहे हैं? अगर वो लोग 80 लाख माइनस करने दे तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। 20 लाख का लॉस आएगा, वो तुम सेट ऑफ करोगे तो गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो गया। तो वो लोग बोल रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू तेरी एक्चुअली में कॉस्ट तो है ही नहीं, ये तो हम तुझे बेनिफिट दे रहे हैं। तू एक काम कर, वहां पे तू 60 lakhs को रेस्ट्रिक्ट कर दे, तेरा कैपिटल गेन हो जाएगा 0। बट अब और एक केस पे ध्यान देना, 7-8 में तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। 31st January 2018 तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू था 8 लाख एंड 24-25 में तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 7 लाख। पहले तो मुझे बताओ व्हाट विल बी योर FVOC? 7 lakhs। अब तुम्हारी कॉस्ट क्या है? फॉर्मूला याद करो। तो इट इज आइदर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। क्या हायर आ रहा है अभी? कितना? FMV थोड़ी हायर आया है। कितना है? कितना है कॉस्ट? 10 lakhs हायर है। क्या वो कॉस्ट एक्चुअली में इनकर हुई है? तो अब पूरा का पूरा 10 लाख माइनस कर और 3 लाख का लॉस बुक करके ये लॉस को सेट ऑफ कर। सर इधर क्यों हमने 80 लाख माइनस नहीं किया और 20 लाख का लॉस बुक क्यों नहीं किया? 80 लाख का कॉस्ट ही नहीं है, 80 लाख तुम्हारा बेनिफिट है यार। बेनिफिट के चक्कर में गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करेगा, ये तो तुम्हारा एक्चुअल लॉस है। समझा कि नहीं समझा? यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन नोशनल लॉस एंड एक्चुअल लॉस? तो आप याद कैसे रखो? बहुत सिंपल है, आइदर इट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट और इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2018 विच एवर इज हायर। दोनों में से पहले हायर ले लो, ये या तो ये। अब अगर ये हायर आ रहा है तो याद रखना FMV के वजह से लॉस नहीं आना चाहिए। ये हायर आया, करो बिंदास माइनस। समझा कि नहीं समझा? मैं ऐसे याद रखता हूं लॉजिकली। अब इसी चीज को अगर मुझे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? अगर ये 3 असेट्स 1 Feb के पहले खरीदे हैं, 1 April के बाद ट्रांसफर हुए हैं। व्हाट विल बी योर कॉस्ट? समझो, फर्स्ट सिलेक्ट योर सेलिंग प्राइस, कंपेयर इट विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन
31 जनवरी 2018। दोनों में से पहले लोअर सिलेक्ट करना, सुनते जाओ, मैं सिखा रहा हूं, सुनो। और फिर स्टेप नंबर 1 और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर लेना। मैंने आपको लॉजिकली समझाया है, दिस इज अ फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू में से पहले लोअर लो, और स्टेप 2 में, स्टेप 1 में जो अमाउंट आया वो और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर लो। अब तुम देखो यहां पे, चलो अपन यूज करते हैं फॉर्मूला। क्या क्या करना है बोलो। पहला सेलिंग प्राइस और एफएमवी दोनों में से क्या लेना है, लोअर क्या आएगा, और 60 and 10 lakhs विच एवर इज हायर, आ गया ये 60 lakhs कॉस्ट। चलो नेक्स्ट केस, 6 lakhs और 120 lakhs लोअर, 6 lakhs and 10 lakhs विच एवर इज हायर, आ गया 10 lakhs कॉस्ट। चलो नेक्स्ट, 80 lakhs and 60 lakhs विच एवर इज लोअर, 60 and 10 विच एवर इज हायर, 60। नेक्स्ट, 8 और 7 विच एवर इज लोअर, 7 and 10 विच एवर इज हायर, 10 lakhs। मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रखता हूं। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मेरे को याद कैसे रखता हूं मैं, आइदर इट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट और इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मैं इन दोनों में से पहले क्या सिलेक्ट कर लूंगा, हायर। अब ये हायर आ रहा है, मुझे पता है ये तो ये मेरा कॉस्ट नहीं है, इसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, बस सिंपल, इसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए। और ये अगर हायर आया चलेगा, खत्म। मैं ऐसे याद रखता हूं, बराबर। अब तुम्हारा एक डाउट आना चाहिए, सर हमें ये सब समझ गया, बट सर हम क्यों एक दिन पहले का फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, एक दिन पहले का क्यों हम 31 मार्च 18 का नहीं देख रहे? क्योंकि 1038 तो एप्लीकेबल था अप टू 31 मार्च 18। तो अमेंडमेंट आने के एक दिन पहले, मतलब अमेंडमेंट अनाउंस होने के एक दिन पहले का फेयर मार्केट वैल्यू क्यों, ये आपको पहला डाउट आना चाहिए। सिंपल है, तुम सोचो, अगर ये लोग बाद का फेयर मार्केट वैल्यू लगते ना तो क्या प्रॉब्लम होती पता है, अपना नुकसान होता। 1 फेब को जैसे ही अनाउंसमेंट आया, 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक लोगों ने क्या किया होगा, सेल मतलब कम, तुम्हें समझ में आ रहा है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो तुम्हें समझ रहा है प्राइस ड्रॉप हुआ रहेगा। तो तुम्हारा करेक्ट मार्केट वैल्यू तुम्हें कब पता चलेगा, एक दिन पहले। तुम समझो अगर कोई 31 मार्च का बोलता ना तो उसमें अमेंडमेंट के वजह से क्या नहीं से शेयर की प्राइस कम हो चुकी रहेगी। तो ये सिलेक्ट किया ना फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें फायदा अपना हुआ है, क्योंकि बाद का रखते ना तो फेयर मार्केट वैल्यू शायद कम होती। दूसरा, जिस दिन तुम 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू सिलेक्ट करोगे, उस दिन तुम्हें हाईएस्ट प्राइस लेना है, हाईएस्ट प्राइस। मतलब क्या कि आज शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ तो आज के दिन ये शेयर्स का हाईएस्ट प्राइस क्या टच हुआ था वो लेना है। अब आपको एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे, 3 प्राइस देंगे, हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड एवरेज। आपको क्या लेना है, हाईएस्ट प्राइस। क्यों? हम एसएससी को ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। हम एसएससी को, सर अगर 31 जनवरी 18 पे जो शेयर्स हमारे पास है, अगर सर उनका ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, उसके एक दिन पहले का फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, मतलब 30 जनवरी का, बराबर। सो ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। बट याद रखना, दिस प्रोविजन यू विल अप्लाई ओनली इफ असेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 18 and transferred on or after 1 April 18। तो ही ये सब आएगा।
तो ही ये सब आएगा, नहीं तो अगर तुमने शेयर्स बाद में ही खरीदे हैं 1 फेब के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो और एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आप सारी चीजें नोट कर लेना। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है? बोनस शेयर्स 0, बोनस शेयर तो फ्री में मिलते हैं। अब एक चीज बस समझना, अगर बोनस शेयर्स इज रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, इस दिन के पहले अगर बोनस मिला है, बोनस की कॉस्ट तो 0 ही है, बट याद करो अगर हमारे पास कोई भी असेट है जो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है तो अपने पास पता है एक ऑप्शन आता है कि यू सिलेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट और यू सिलेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो मैं इधर लिख सकता हूं इट विल बी ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू। अरे हायर ही होगा ना फेयर मार्केट, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना फेयर मार्केट वैल्यू। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इसमें अपना फायदा हो गया। बोनस शेयर की कॉस्ट ही नहीं है तो भी अपने को कॉस्ट माइनस करने मिल रही है। पता है ना ये फेयर मार्केट वैल्यू हम क्यों लेते थे? क्योंकि अपने पास इंडेक्स नंबर्स नहीं है पहले के। इफ बोनस इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? निल। वैसे तो पहले वाले की भी नील ही है, बट तुम्हें समझ में आ रहा हो तो इट इज निल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज अ फेयर मार्केट वैल्यू। बोलो समझा? 3 चीजें मैंने आपको करवाई है, एक तो ये समरी दे दिया, दूसरा मैंने ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करवाया, और तीसरा मैंने बोनस शेयर की कॉस्ट पढ़ाई। चलो पहले इतना लिख लेंगे अपन। डन। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा मेरे को सिर्फ एक चीज़ बताओ, डिविडेंड कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? और डिविडेंड पे कोई आपको टैक्स नहीं है? नहीं, स्पेशल रेट नहीं है, नॉर्मल रेट लगता है। टैक्स तो लगेगा ना डिविडेंड पे, बराबर। चलो करो ये सम सॉल्व। टैक्स निकालना है ये सम में, टैक्स। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ये सम में ओरिजिनल शेयर्स लॉन्ग टर्म है, बोनस शेयर्स शॉर्ट टर्म है। होल्डिंग पीरियड देखा होगा आपने। बोनस शेयर कौन से सेक्शन में कवर हो जाएगा पता है? 111A टैक्स रेट के लिए है, और ओरिजिनल शेयर्स 112A में, और तीसरा इनकम आपका आएगा डिविडेंड। 3 ही इनकम्स है, एक ओरिजिनल शेयर्स बेचा उस पे गेन, एक बोनस शेयर बेचा उस पे गेन, और तीसरा डिविडेंड। टैक्स निकालना है आपको, ये अच्छा समय एक। तो मैं ये समझा पहले। इधर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना? 1,96,000। शॉर्ट टर्म आ गया 3,96,000। अब यहाँ पे 2,000 आपका डिविडेंड, सो टोटल इनकम ये हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली इनकम पे 20% टैक्स लगेगा, ये वाली पे 12.5 लगेगा, और इस पे लगेगा नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट वाली इनकम 3 लाख तक तो टैक्स नहीं है, मतलब 2,98,000 आपका अनएग्जॉस्टेड हो गया। ये अनएग्जॉस्टेड इधर एडजस्ट कर लो, तो इसके ऊपर बैलेंस के ऊपर 20% टैक्स, और इसमें से 1,25,000 माइनस करके बैलेंस के ऊपर 12.5। फिर रिबेट याद रखना सिर्फ ये टैक्स के सामने ही मिलेगा। समझा? चलो सो ये अपना अभी एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्लम सेल। सेक्शन नंबर 50B करके, 50B क्या है? स्लम सेल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है स्लम सेल का? लेट अस अंडरस्टैंड। ध्यान देना,
अब समझो कि देव लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये कंपनी का बैलेंस शीट है, और देव आपकी कंपनी में देयर आर टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ऐसे दो डिपार्टमेंट हैं ए एंड बी। अब देव आपका जो डिपार्टमेंट बी है ना, बी, वो इतना प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट नहीं है। कौन सा? डिपार्टमेंट बी। तो आपने क्या सोचा कि क्यों ना मैं यही डिपार्टमेंट किसी और को बेच दूं। एक मिनट, आप एक एक असेट बेच के एक एक लायबिलिटी सेटल नहीं कर रहे हो, आप पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को बेच रहे हो, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को आप बेच रहे हो ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। ऑन विच बेसिस? गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब क्या? कि सामने वाला पर्सन ये डिपार्टमेंट चलाएगा। तो अभी मैं डिपार्टमेंट ए को साइड में रखता हूं, क्योंकि वो तो आप खुद रख रहे हो, डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर रहे हो। सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, मतलब आपने उसको सारे असेट्स दे दिया, आपने उसको सारी लायबिलिटीज भी दे दी और बोला कि भाई तू चला और मुझे एक लमसम प्राइस दे दे, ये पूरा का पूरा बिजनेस तू चला, डिपार्टमेंट भी तू चला, ये पूरा यूनिट तू चला, मेरे को एक लमसम प्राइस दे दे, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब क्या है? वापस रिपीट कर रहा हूं, whenever there is a transfer of any unit, division, undertaking or department on a going concern basis for lump sum consideration, that concept is known as slum sale. So here understand, individual assets are not assigned any values. Lump sum consideration is fixed for entire department, and all the assets and all the liabilities of such department are transferred. सारे assets transfer हो चुके हैं, सारी liabilities जो है वो भी क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। अब asset में समझो लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, स्टॉक इन ट्रेड, कैश, बिल्स रिसीवेबल, लोन्स, ये सब आपके असेट्स होंगे। क्रेडिट साइड पे बिल्स पेएबल होगा, क्रेडिटर्स होंगे, लोन्स होंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझो ये 10 करोड़ के सारे असेट्स हैं, ये लायबिलिटी 4 करोड़ की है, और ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ का है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली समझोगे ना तो बहुत ही आप लोगों के लिए इजी होगा। 2 मिनट के लिए आप समझो ना कि ये आपका डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आपका खुद का है, और अब आप ये डिपार्टमेंट मतलब सारे असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज किसी और को बेचने वाले हो। आप सामने वाले से सोच के बताना, आप सामने वाले से मिनिमम जब टेबल पे बैठोगे कितना प्राइस आपको चाहिए होगा कि भाई इतना तो मुझे चाहिए, 6 करोड़। क्यों 6 करोड़ चाहिए होगा? बराबर नहीं, 6 करोड़ क्यों चाहिए पता है? क्योंकि वो आपका पैसा है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं ना कि हाउ मच अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट, सो कैन आई से योर आंसर इज 6 करोड़, because share capital is your money, reserves and surplus is your money. So amount invested by assessee in this department or in this unit is, can I say, 6 crores. So whenever he wants to transfer such department or unit, can I say minimum he will quote 6 crores. Obviously he will quote more than 6 crores, but 6 crores तो उसको चाहिए ही होगा, बराबर? तो उसको 6 करोड़ रुपया तो चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो ये डिपार्टमेंट 8 करोड़ में बिका, क्या हुआ आपका? फायदा के नुकसान? कितने का? कैसे कैलकुलेट किया आपने? 2 करोड़, 8 करोड़ माइनस 6 करोड़, बराबर? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा पहले हिस्ट्री बता देता हूं। हिस्ट्री ऐसा था कि आपको जब 8 करोड़ मिलता था,
सारे असेट्स सारी लायबिलिटीज गई। अब क्या होता था पता है, ये 8 करोड़ अलोकेट किया जाता था। लैंड के लिए कितना, बिल्डिंग के लिए कितना, फर्नीचर के लिए कितना, स्टॉक के लिए कितना, और जो भी आपके असेट्स है, लैंड बिल्डिंग और ये सब, इन सब पे टैक्स लगता था अंडर कैपिटल गेन्स। स्टॉक इन ट्रेड पे टैक्स लगता था अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस तरह से सब पैसा अलोकेट किया जाता था। अब तुम सोचो, ये 8 करोड़ को हमें ये अलोकेशन करना है ना, ये सारे असेट्स में, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ही सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन नंबर 50, और बोल दिया कि एक काम करो, ये सब 8 करोड़ को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सब एक ही जगह पे टैक्स भरो। कहाँ पे? कैपिटल गेन्स। इवन इफ स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर्ड इन स्लम सेल, यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स ओनली। अब कैपिटल गेन्स में स्लम सेल पे किस तरह से टैक्स लगेगा, बस वो हमें सीखना है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया था। अब पहली चीज हमें क्या चाहिए, बोलो? FVOC। आप ही बताओ ना क्या होगा FVOC मेरे एग्जांपल में? 8 करोड़, दैट इज, कैन आई से, लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड, लमसम अमाउंट रिसीव्ड इज योर FVOC। बराबर इजी है इतना। चलो, उसके बाद होल्डिंग पीरियड। तो तुम समझो, होल्डिंग पीरियड अप टू 22 जुलाई 24, कैन आई से 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब ये फॉल हो जाएगा अंडर अदर असेट्स। एंड 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स 24 मंथ्स। एंड क्या होगा होल्डिंग पीरियड? डेट ऑफ commencement of unit up to, that is date of slum sale लिख सकता हूं ना मैं, slum sale। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आप ही बता सकते हो मुझे वैसे तो आंसर 6 करोड़। एंड वो 6 करोड़ क्या है? क्या नहीं से मैं बोल सकता हूं 6 करोड़ और कुछ नहीं है, इट इज द नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट? नेटवर्थ सुना है ना आपने वर्ड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बस अब एक ही चीज का ध्यान देना, क्या कि ये नेटवर्थ है ना, आपको डायरेक्टली नहीं उठाना है, 6 करोड़ डायरेक्टली नहीं बोलना है। ये नेटवर्थ आपको कैलकुलेट करना है कैसे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। सो यू टेक 1111 असेट, एक असेट ले लो और उसमें से एक लायबिलिटी माइनस करो। अब जब तुम असेट लोगे ना, असेट, तो असेट के अंदर जितने भी आपके डेप्रीशिएबल असेट होंगे, बोलो क्या होंगे? मतलब जिन पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो, जैसे मेरे एग्जांपल में बिल्डिंग फर्नीचर, वो डेप्रीशिएबल असेट की क्या ले लेना? WDV ले लेना। फिर ऐसे असेट्स जिसका आप सेक्शन 35AD में डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब अगर आपने कोई असेट खरीदा था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और वो असेट अभी स्लम सेल में जा रहा है, ये असेट जो 35AD वाले हैं, असेट जिसका डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आप ये 2 असेट ट्रांसफर कर रहे हो स्लम सेल में, तो ये 2 असेट की कॉस्ट आप नील ले लेना, क्योंकि 35AD वाले असेट्स जो है उसको तो जब आपने खरीदा होगा तब क्या नहीं से पूरा का पूरा P&L अकाउंट में आपने उसको डेबिट किया होगा,
तो वो तो डेबिट हो चुका है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैसे भी कोई कॉस्ट नहीं होता, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ऐसा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेस्ड गुडविल करके। और जितने भी अदर असेट्स बच गए, अदर असेट्स, उन सब का आप बुक वैल्यू ले लेना, बुक में जो भी वैल्यू होगा, एंड उसमें से माइनस करना सारी लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। मेन आपका ये कैलकुलेशन है, बैठा दिमाग में। अब जब तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे, लोग है ना, लोग यहां पे चोरी करते थे। कैसे चोरी? देखो, चोरी आप कैपिटल गेन्स में दो तरीके से कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का। दो तरीके से चोरी हो सकती है। नंबर 1, एफवीओसी कम दिखाओ। नंबर 2, कॉस्ट ज्यादा दिखाओ। फाइनली कैपिटल गेन तो कम ही हो गया ना। दो तरीके से चोरी हो सकती है। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था पता है? कॉस्ट बढ़ाना स्टार्ट किया था। कैसे? स्लम सेल है ना, स्लम सेल होने से पहले सारे असेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू करते थे। मतलब क्या? समझो तुम्हारे बुक्स में लैंड दिख रही है 2 करोड़ पे, इसको अपवर्ड रिवैल्यू करके 5 करोड़ कर दिया। दूसरा इफेक्ट चला गया रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 करोड़ रुपया। अब तुम जब असेट की वैल्यू लोगे, लैंड कितनी लिखोगे तुम लोग? 5 करोड़। तुम्हारा नेट वर्थ बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। और ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है कि ऐसा लोग करेंगे, इसीलिए वो लोग ने बोला व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इग्नोर रिवैल्यूएशन। मतलब आप लैंड की वैल्यू कितनी लोगे? 2 करोड़ ही लोगे। दूसरी चीज, आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो और एक चीज याद रखना, इग्नोर इंडेक्सेशन ऑल्सो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब जब मैं बोलता हूं इग्नोर इंडेक्सेशन, मतलब 22 जुलाई के पहले भी इग्नोर करना है। 23 जुलाई से तो इग्नोर्ड ही है, वैसे भी 22 जुलाई के पहले भी इग्नोर करना है। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये नोट लिखवाया था, अब तुम्हें याद आना चाहिए कि कहाँ कहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये सारा नोट कंप्लीट हो चुका है। डिप्रीशिएबल असेट मैंने करवा दिया, 112 अपन ने कल किया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्लम सेल। और ये 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। सो स्लम सेल में यू विल नॉट गेट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है सर हमें टैक्स रेट कितना लगेगा? टैक्स रेट, तो टैक्स रेट में 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, अप टू 22 जुलाई एंड 23 जुलाई ऑनवर्ड्स। 22 जुलाई तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको नॉर्मल रेट लगेगा, नॉर्मल। अरे 111A में थोड़ी कवर होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% लगेगा। इधर शॉर्ट टर्म में वापस से नॉर्मल रेट ही लगेगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 12.5% लगेगा। पहले तुम्हारे भेजे में ये गया। अब मैंने आपको क्या बोला? लोग 2 तरीके से चोरी कर सकते हैं, पहला, दूसरा कॉस्ट बढ़ा के। अभी कॉस्ट कैसे बढ़ा रहे थे ये लोग? बराबर है, वो तो गवर्नमेंट ने कहीं से प्लानिंग फेल कर दी तो यस, अब वो लोग ने एफवीओसी कम करना स्टार्ट किया। आप बेच रहे थे ये असेट कितने में? 8 करोड़ में बेच रहे थे ये पूरा डिपार्टमेंट, बराबर। अब देव आप क्या करोगे पता है? सामने वाले को बोल दोगे एक काम कर, तू मुझे 7 करोड़ ही दे, 1 करोड़ कैश में दे दे। अपने पास कॉस्ट कम करने का पावर नहीं, कॉस्ट बढ़ाने का पावर नहीं है अभी, तो एफवीओसी तो कम कर सकते ना। अब लोगों ने ऐसे चोरी स्टार्ट की। इसी रीजन के वजह से ये सेक्शन में 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आया वापस से, क्या कि योर एफवीओसी विल बी नाउ फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 विच एवर इज हायर। आपका एफवीओसी विल बी फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 विच एवर इज,
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड 2. 1 एंड 2 में 2 इज योर लमसम कंसिडरेशन. फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या लेना है, जो पैसा आया वो, बट कंपेयर दैट विथ 1, विच एवर इज हायर लेना है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1. फेयर मार्केट वैल्यू 1 का मतलब क्या, 2 समझा क्या है, 1 क्या है. तो 1 में वो लोग क्या बोल रहे पता है, आप है ना असेट्स माइनस लायबिलिटी करना. यहां पे क्या करना, असेट माइनस लायबिलिटी. बट एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, यहां पे तुम्हें असेट माइनस लायबिलिटी सब करना पड़ेगा एट मार्केट वैल्यूज. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मतलब आपको यहां पे समझ में आ रहा हो ना, तो नेट वर्थ 2 बार कैलकुलेट करना है. एक बार नेट वर्थ कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और एक बार नेट वर्थ कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू 1. बट देयर इज अ डिफरेंस. नेट मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 1 के लिए जो नेट वर्थ चाहिए ना, दैट विल बी एट करंट वैल्यूज. मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो गवर्नमेंट ने कितना स्मार्टली प्रोविजन बनाया है. देव, आपके पास अगर एक लैंड है, ये देव की बैलेंस शीट है बराबर, इसमें डिपार्टमेंट बी है, आपके पास एक लैंड है देव, समझो ये लैंड आपने 5 करोड़ में खरीदी थी. तो आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे ना तो 5 करोड़ लेना है. बट तुम समझो ये लैंड की आज की वैल्यू 25 करोड़ है, तो तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू 1 में 25 करोड़ लेना है. तुम्हारे पास इधर स्टॉक इन ट्रेड है 10 लाख का, तो तुम कॉस्ट में 10 लाख लो, बट समझो इसका सेलिंग प्राइस है ना, अभी सेलिंग प्राइस 18 लाख है, तो आपको इधर 18 लाख लेना है. समझ में आ रहा है. तो इधर अपने को नेटवर्थ का कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ता है, एक बार कॉस्ट के लिए और एक बार एफएमवी 1 के लिए. अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, एफएमवी 1 आपको क्वेश्चन में दी होगी, क्योंकि एफएमवी 1 अगर आप लोगों को कैलकुलेशन बोले ना तो आप लोग इंटर सीए छोड़ दोगे. ये FMV1 एंड FMV2 का कैलकुलेशन इज गिवन इन रूल नंबर 11 UAE. ये एक रूल है 11 UAE करके. तुम अगर ये रूल देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा अभी. ये रूल तुम लोग फाइनल सीए में पढ़ोगे. फाइनल सीए में ये रूल सिखाने के लिए कम से कम 1.5 आवर चाहिए. तुम ये रूल देखो 11 UAE, ये हम फाइनल में पढ़ेंगे. दिख रहा है ये कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग देखो, कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ 50B. 50B लिखा था ना मैंने अभी सेक्शन. ये देखो, इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज हायर. अब ये फेयर मार्केट वैल्यू 1 का फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल. फिर वो एक्सप्लेन किया व्हाट इज A प्लस बी प्लस सी माइनस एल. फिर फेयर मार्केट वैल्यू 2 E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, उसको एक्सप्लेन किया है. बट ये रूल समझने के लिए आपको और एक रूल 11 UA का आइडिया होना चाहिए, तो तुम ये रूल समझ पाओगे. तो इसके पहले 11 UA पढ़ना पड़ता है, फिर ये रूल आता है. तो बहुत कुछ है वहां पे, समझ. उधर और एक प्रोविजन कनेक्ट किया है उन्होंने 56(2)(10) करके, उधर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसका रेफरेंस 11 UAE में दिया है. तो अभी ये रूल आपके सिलेबस में नहीं है, या फाइनल में पढ़ोगे. सो फाइनल में तुम और यही चीजें और डिटेल में पढ़ने वाले हो. अब ये जो 11 UAE रूल है ना, ऐसे ही अलग अलग रूल्स है अलग अलग सेक्शन के लिए. तो अगर आपने 11 UAE और 11 UA अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आगे के 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके पहले ही हो जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, जब कैपिटल गेन्स करते हैं फाइनल में, तो आई टीच रूल नंबर 11 UAE. आगे के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं, जैसे ब्लैक मनी एक्ट करके एक है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उधर भी सेम रूल्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो सिर्फ रेफरेंस देना रहता है कि ये रूल देख लो, उसमें इतना डिफरेंस है बस. समझा कि नहीं. तो वो आप फाइनल में पढ़ोगे. तुम ये सोचो गवर्नमेंट प्रोविजन देखो किस तरह से बनाता है.
गवर्नमेंट के लिए भी कितना कुछ सोचना पड़ता है कि भाई कैसे हम प्रोविजंस बनाए। तो इट इज FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर। FMV1 आपको क्वेश्चन में दी होगी, FMV2 यू नो के जो कंसिडरेशन आया वो लेना है। आपका मेन फोकस विल बी ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। खत्म, समझा? ये आपका कॉन्सेप्ट है स्लम सेल का। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्लास टेस्ट का ये सॉल्व करोगे, ठीक है? चलो स्टार्ट। ये वाले सब में आपको समझा, अपन ने वो पेटेंट को 2 बार डेप्रीशिएट किया, WDV पे लेके आए। पेटेंट आपने इस दिन खरीदा था तो अपन ने 9 मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि टैक्स में कहने से यहाँ पे या तो हाफ होता है डेप्री या तो फुल होता है। इधर कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है 9 मंथ्स और 10, तो इसीलिए 2 साल को डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। कंटिन्यू। अब फ्रेंड्स, ये चैप्टर के अंदर जो लास्ट पार्ट हम लोगों को अब डिस्कस करना है वो है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशंस। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशंस। अब इसमें अपने को पहले सेक्शन 54, फिर 54EC, 54F, 54B और 54D, ये 5 सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। क्या है ये पांचों सेक्शन में? इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशंस। पहला सेक्शन अगर तुम समझ गए तो बाकी के सेक्शन समझना बहुत इजी हो जाएगा। सेक्शन नंबर 54। अब ये जो सेक्शन है 54, पहले तो ये 2 ही लोगों पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल एंड HUF। 2 ही लोगों को एप्लीकेबल है। अब ये इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट हो या, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल एंड HUF ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। तो समझो आपके पास एक घर है, वो घर आपने बेचा एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो आपने एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया एंड देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ समझो के 70 lakhs। अब ये 70 lakhs लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको क्या लगेगा? टैक्स। अगर आपको टैक्स बचाना है, आप क्या करो? तो आप पैसा करो इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करो? या तो आप परचेस करो, या तो आप कंस्ट्रक्शन करो ऑफ 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। या तो आप परचेस करो या तो आप उसका कंस्ट्रक्शन करो। 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब जैसे ही आप नया प्रॉपर्टी खरीदोगे, मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है पता है? यू ट्रांसफर योर ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी एंड नाउ यू इन्वेस्ट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अब समझो कि आपका इन्वेस्टमेंट न्यू हाउस प्रॉपर्टी में, एग्जाम्पल नए हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 60 lakhs। आपने नया घर खरीदा, कितने का खरीदा? 60। तो आपके पुराने घर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था?
70 लैक्स था। हम आपको इसमें से क्या दे देंगे, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना 60 लैक्स एग्जम्पशन देंगे, कितना बचा 10 लैक्स, बस उतना ही तुम्हारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और अगर समझो आपने इन्वेस्ट नए घर के अंदर 90 लैक्स किया है, 90 लैक्स, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना है, 70 लैक्स है। हम आपको क्या दे देंगे इसमें से बोलो, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितना एग्जम्पशन देंगे हम आपको अब, 70 लैक्स का। बचा कितना, कुछ भी नहीं। तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा इन्वेस्ट करने पे, कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा, आइदर अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से जितना लोअर होगा वो। अरे इनकम से ज़्यादा तो एग्जम्पशन हो ही नहीं सकता। अब ये सेक्शन में उन्होंने एक प्रोविजन बनाया कि हम आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन जो देंगे वो होगा 10 करोड़ का। 10 करोड़ का हम मैक्सिमम एग्जम्पशन देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, कब मिल रहा है एग्जम्पशन, व्हेन यू इन्वेस्ट। आप नया घर खरीदो, नया घर कंस्ट्रक्ट करो, हम आपको एग्जम्पशन देंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट। तो अब टाइम लिमिट में दो टाइम लिमिट है। पहला परचेस का टाइम लिमिट है। क्या है टाइम लिमिट, 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर्स आफ्टर। मतलब क्या, समझो आपने आज एक घर बेचा और आप नया घर खरीदना चाहते हो, तो आपको खरीद लेना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स, तो ही हम आपको एग्जम्पशन देंगे। आज बेचा तो आज से 2 साल में खरीद लो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समझो कि आज तुम्हारे पास घर है, तुम्हें पता है कि तुम ये घर बेचने वाले हो, तुमने नए घर सर्च करना स्टार्ट कर दिया और तुम्हें पहले घर पसंद आ गया, तो तुमने क्या किया, नया घर खरीद लिया और फिर पुराना बेचा। तो जो गैप है ना वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होना चाहिए। मतलब अगर पहले खरीदा क्या नया घर, फिर ओल्ड बेचा, तो गैप 1 ईयर या उससे कम। और पहले अगर पुराना बेचा और बाद में नया खरीदा तो 2 ईयर्स में खरीद लेना है। तो इसीलिए एक टाइम लिमिट बैकवर्ड है 1 ईयर बिफोर, एक टाइम लिमिट फॉरवर्ड है 2 ईयर्स आफ्टर। एंड अगर आप घर का क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन, तो 3 ईयर्स आफ्टर, मतलब 3 साल में आपका घर का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट हो जाना चाहिए, घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 3 ईयर्स। सो परचेज कर रहे हो तो 1 ईयर बिफोर 2 ईयर्स आफ्टर, कंस्ट्रक्शन है तो 3 ईयर्स आफ्टर। 3 ईयर्स में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट। बराबर, इतना समझा। सो देखो ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है, तो दो लोगों को एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर ट्रांसफर करेंगे क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उस पर अगर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, अब उन्हें टैक्स बचाना है, तो फिर पैसा क्या करो, इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करो, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। या तो आप परचेज करो या तो कंस्ट्रक्ट करो। हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे, कितना एग्जम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम एग्जम्पशन आपका कितना होगा, 10 करोड़ का। अब परचेज के लिए टाइम लिमिट इज 1 ईयर बिफोर 2 ईयर्स आफ्टर, कंस्ट्रक्शन के लिए इट इज 3 ईयर्स आफ्टर। पहले इतना समझा। हाँ, कैसे दिखा सकते हो, घर का स्टैम्प ड्यूटी वैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा जब आप बनाओगे तब, स्टेट गवर्नमेंट को।
बराबर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो आपने एक शॉप बेची, शॉप, और आपने एक घर खरीदा, क्या ये एग्जम्पशन मिलेगा आपको? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है। अच्छा, घर बेच के शॉप खरीदी तो मिलेगा? तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके पास एक प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, वो बेचा, उस पे गेन आया और इंडिया में खरीदा, चलेगा। क्योंकि जो घर ट्रांसफर कर रहे हो ना, वो कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, खरीदने वाला घर इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में खरीद के आउटसाइड इंडिया, इंडिया में बेच के आउटसाइड इंडिया खरीदा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इंडिया में बेचा, इंडिया में ही खरीदा, लेकिन जो बेचा उस पर शॉर्ट टर्म गेन आया तो नहीं चलेगा। तो आप देखो, बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन है ये। अब इन्होंने क्या किया कि नया घर जो है ना, नया घर, इस पे इन्होंने डाल दिया है एक लॉक इन पीरियड, एंड लॉक इन पीरियड इज 3 years। इसका मतलब क्या? आप नया घर 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? कि आज लोग एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, इसीलिए हमने ये सेक्शन बनाया है कि आप अगर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो ना, तो आपको टैक्स ना लगे। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए नया घर खरीदने का? कि आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बेच देना चाहते हो। आपको घर में इन्वेस्ट करना है, इसीलिए हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। अब लॉक इन पीरियड रखा है 3 years का, बट तुम थोड़ा सा समझो, ये 3 years तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, ये कंडीशन वायोलेट कर दी। अब अगर आपने ये कंडीशन वायोलेट कर दी तो क्या करना है? तो देखो, यही 2 एग्जाम्पल्स को मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा। आपने घर बेचा, 70 lakhs का गेन आया, आप लोगों ने नया घर खरीदा 60 का, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड का 90 का। इसी 2 एग्जाम्पल्स को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो इफ देखो, लॉक इन पीरियड के पहले बेचा ना, तो उसमें मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदिन 2 years, इधर लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं हुआ है, मुझे और एक केस करवाना है। क्या? इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years बट विदिन 3 years। दोनों जगह पे आपने लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया है, उधर 2 साल है और इधर 3 साल के अंदर है, मतलब 3 साल के तो अंदर ही बेचा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर ये अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप, कि इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 2 years और न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years बट आफ्टर 2 years। क्यों? अगर तुम न्यू हाउस प्रॉपर्टी 2 साल में बेच देते हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी का जो नेचर है ना, नेचर इज शॉर्ट टर्म। एंड अगर तुम न्यू हाउस प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेच रहे हो, तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी बन गई लॉन्ग टर्म। अच्छा, ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? ओल्ड, वो लॉन्ग टर्म ही थी। अभी न्यू की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब मैं यही ऊपर वाले ही 2 एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं कि समझो केस 1, आपने जो 60 लाख का घर खरीदा था ऊपर, समझो वो आपने 80 लाख में बेच दिया। या केस 2, जो आपने 90 lakhs का घर खरीदा था, वो आपने 110 लाख में बेच दिया। अब 2 चीजें होनी चाहिए, 2। नंबर 1, एक तो जो घर आपने बेचा, न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो आपने बेचा, ये 80, उस पे गेन आएगा, नए हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन। दूसरा, पुराना जो गेन आपका था ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी पे, यानी से वो अब एग्जम्पशन जो मिला था आपको, वो हो जाएगा रिवोक। रिवोक मतलब कैंसल। कैंसल मतलब कहने से उस पर टैक्स आना चाहिए। 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो नया घर बेच रहे हो उस पर टैक्स, दूसरा जो पुराने घर का एग्जम्पशन था, वो एग्जम्पशन को विड्रॉ करना है। अब ध्यान से समझो, होना क्या चाहिए, देखो, यू राइट FVOC ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी 80, न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 60। सो कहने से न्यू हाउस प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 20 lakhs का, एंड प्लस
जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 60 लैक्स का ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी का, कहने से वो टैक्स हो जाना चाहिए। तो आपको टैक्स आना चाहिए 20 लाख के ऊपर एंड 60 लैक्स के ऊपर। इधर क्या होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए FVOC 110 लैक्स, इसको मैं 130 लैक्स कर देता हूं, सिर्फ 130 लैक्स। तो 130 लैक्स आपका FVOC हो जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोलो कितना, 90 लैक्स, 40 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70 लाख रुपया टैक्सेबल। दो चीजों पे टैक्स आ रहा है, ये न्यू हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स है 20 लाख और 40 लाख, और ये पुरानी प्रॉपर्टी का एग्जम्पशन वापस। एग्जम्पशन क्यों वापस ले रहे हैं, क्योंकि आपने लॉक इन पीरियड के पहले बेच दिया है। इधर देखो, इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years बट विद इन 3 years, समझो सेलिंग प्राइस आया 80 लैक्स, सेलिंग प्राइस आया 130 लैक्स। अब क्या करोगे, FVOC लोगे कितना 80, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी माइनस करोगे 60, 20 लैक्स क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 60 लैक्स, एंड FVOC कितनी हो जाएगी 130, माइनस क्या करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना 90, 40 लाख का क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 70 लैक्स। बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, कहने से ये होना चाहिए, अग्री कर रहे हो सब लोग। एक तो नए प्रॉपर्टी पे गेन और प्लस जो पुराना एग्जम्पशन था वो वापस होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट अब ध्यान से सुनना, ऐसा करना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान दो। तो क्या करना है, याद रखना, अपने को पुराने प्रॉपर्टी का गेन रिवर्स करना है और नए प्रॉपर्टी का गेन कैलकुलेट करना है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि आप FVOC कितनी ले लो 80 लैक्स ले लो नए घर की, बराबर। अब ये लोग कैसे टैक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कितना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लैक्स है, आपने पुरानी प्रॉपर्टी के सामने कितना एग्जम्पशन लिया था, पहले इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो एग्जम्पशन का अमाउंट हटा दो, कितना था 60 का 60 लैक्स पूरा एग्जम्प्ट ही था, रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी आ गई 0, और हम तुम्हें टैक्स कितने पे लगाएंगे 80 लैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पुरानी नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, नई प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी 60 में खरीदी थी, और आपने एग्जम्पशन 60 का ले लिया था, तो जितना आपने एग्जम्पशन लिया था ना उतना आप कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो उतनी ही कॉस्ट माइनस करो जिसका एग्जम्पशन नहीं लिया था आपने। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे FVOC 130, कॉस्ट कितनी थी यहां पे 90, कितने का एग्जम्पशन आपने ले लिया था, तो व्हाट इज योर रिवाइज्ड कॉस्ट 20 lakhs इज योर रिवाइज्ड कॉस्ट, 110 lakhs इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब तुम मुझे बोलोगे सर क्या फर्क पड़ा, यस सर, इधर भी 20 आ रहा है, इधर भी 60 80 lakhs ही आ रहा है, इधर भी 110 ही आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले ना 20 शॉर्ट टर्म था और 60 लॉन्ग टर्म था, अब वो पूरा का पूरा 80 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो चुका है। तुम समझो तुम्हारा टैक्स रेट चेंज हो जाता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। इधर भी देखो 111A में कैसे आएगा रे, अदर्स में चला जाएगा, ये देखो 40 एंड 70 है, इधर भी 110 तो मैच हो रहा है, बट वो 40 एंड 70 शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता, ये 110 पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म हो गया। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर तुम्हारा FVOC 80 होगा, कॉस्ट 60, कितना एग्जम्पशन मिला था तुम्हें 60, रिवाइज्ड कॉस्ट इज हाउ मच नील, बचा कितना 80, ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म, वो तो पहले भी लॉन्ग टर्म ही था। और इधर कितना आ जाएगा FVOC 130, कॉस्ट 90, एग्जम्पशन
70, 20 lakhs, 110 lakhs लॉन्ग टर्म। समझा कि नहीं समझा? तो अगर तुमने ये असेट कितने टाइम में बेच दिया बोलो जरा? 3 साल में बेच दिया। इफ ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, आप क्या करोगे? सो यू विल कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। What is revised cost of new house property? It is original cost of new house property minus amount of exemption. जितना ओरिजिनल कॉस्ट था ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें से जितना आपने एग्जम्पशन लिया था वो माइनस कर दो। बैलेंस इज योर रिवाइज्ड कॉस्ट। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो ये आपका कौन सा सेक्शन है? 54। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन और बनाया। क्या बनाया? कि अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हो, जिनको सेक्शन एप्लीकेबल है, और आप ट्रांसफर करते हो क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब आप कितने घर खरीद सकते हो, परचेस कितने कर सकते हो या कंस्ट्रक्ट कितने कर सकते हो? एक लिखा है ना 1। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आजकल है ना सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है। मतलब आजकल बंटवारा बहुत हो रहा है घरों में। तो आज एक घर में सपोज जॉइंट में फैमिली रह रही थी, तो वो लोग अभी सोचते हैं कि हम अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही है। अब क्या हो रहा है, समझो कि फादर थे, फादर के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी, अब उसके 2 बेटे थे, सब साथ में रहते थे। समझो फादर की डेथ हो गई, अब ये 2 बेटों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, तो बोला कि चलो अलग हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी बेचेंगे। खरीदनी कितनी पड़ेगी उन्हें? 2 खरीदनी पड़ेगी, पर एग्जम्पशन तो एक का ही मिलता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया। क्या? कि वेन एवर यू विल ट्रांसफर अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक काम करो, अगर आप इन्वेस्ट करके 2 प्रॉपर्टी खरीदना चाहो, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीद सकते हो। पर पहले तो पुरानी प्रॉपर्टी पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। पहला तो पुरानी प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। तो आप 2 प्रॉपर्टी खरीदो, हम आपको एग्जम्पशन दोनों का देंगे, बट दिस बेनिफिट यू विल गेट वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार ये बेनिफिट मिल गया, फिर उसके बाद 1 to 1 चलेगा। मतलब एक प्रॉपर्टी बेच के एक खरीदो मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। समझा ये पॉइंट? वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, सर यहां पे लिखा है एक घर खरीदो। एक, सर हमने क्या किया, हमने एक फ्लोर पे 4 घर खरीदे, 4, क्योंकि हमारा फैमिली बड़ा है तो हमें 4 घर खरीदे, लेकिन चारों घर को फिर कन्वर्ट करके हमने एक घर बना दिया। तो उसको 4 घर समझने का कि एक घर समझने का? तो उसको आपको एक ही घर समझने का। समझो हाँ तुम लोग, तुम अगर 4 घर को एक यूनिट बनाओगे तो वो एक घर होगा, नहीं तो वो 4 अलग अलग माने जाएंगे। तो एग्जम्पशन एक का ही मिलेगा। क्योंकि हो सकता है ना आज कोई किसी को बड़ा घर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि घर का एरिया उन लोग ने फिक्स किया है कि इतना घर ये एक घर होगा, ऐसा नहीं है। आज कुछ लोग होते हैं, पता है, वो 2 घर साथ साथ में खरीदते हैं एक फ्लोर पे और फिर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 1 फ्लैट। तो दैट इज कंसिडर्ड एज 1 फ्लैट ओनली। सो उसको आप एक ही घर मानना। बोलो ये समझा आप लोगों को? इतना पहले क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो यहां तक। तुम्हें ये वाला पार्ट समझा, क्या नहीं करना है और क्या करना है? चलो अब ये सेक्शन के अंदर हम एक लास्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से सुनना। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25। यह आपका प्रीवियस ईयर है, यहां से लेके यहां तक यह आपका प्रीवियस ईयर है, बराबर? क्या आपका प्रीवियस ईयर है?
10 जनवरी 2025 को समझो आपने अपना एक हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है एंड देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 7070 lakhs, बराबर। अब मुझे बताओ आपके पास खरीदने के लिए टाइम कितना है? खरीदने के लिए नया घर खरीदना होगा तो 2 साल का टाइम है ना। तो यहां से लेके आपके पास 2 साल का टाइम है, दैट इज 9th जनवरी 2027। तब तक आप नया घर खरीद सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 31 जुलाई 2025 ये आपका आ जाएगा ड्यू डेट टू फाइल रिटर्न्स। इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स है ये फाइल करने का टाइम आ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि शायद तुम 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी ना खरीद पाओ। खरीद ली तो दिक्कत ही नहीं है, बट नहीं खरीदी तो आप अपने बुक में ये तो लिख पाओगे कि देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 lakhs, बट क्या लिख नहीं पाओगे? तुम ये नहीं लिख सकते कि एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, कि हम तुम्हें 54 में एग्जम्पशन दे रहे हैं, ये नहीं लिख पाओगे। एग्जम्पशन तुम तभी लिख सकते हो जब नई हाउस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो। कहां किया है हमने अभी तक इन्वेस्ट? तो अब क्या करें हम? सो ये प्रॉब्लम कब आएगी? इफ यू आर नॉट एबल टू परचेज हाउस प्रॉपर्टी अप टू दैट इज ड्यू डेट। ड्यू डेट कैन वेरी। अभी इन दिस एग्जांपल इट इज 31 जुलाई। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया है कि एक काम करो भाई, अगर तुम प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें मिली नहीं है, और सेक्शन तो बोल रहा है ना खरीदो आराम से, 9 जनवरी तक खरीदो चलेगा। एक काम करो, तुम है ना, तुम पैसा क्या करो, डिपॉजिट करो। कहां पे डिपॉजिट करो? एक बैंक में जाके अकाउंट ओपन करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इसमें पैसा क्या कर देना, डिपॉजिट। तुमने जितना पैसा इसमें डिपॉजिट किया, हम समझेंगे कि तुमने उतने की प्रॉपर्टी खरीदी है। खरीदी हम मान रहे हैं। अब तुम समझो, ये अकाउंट में कोई भी पर्सन डिपॉजिट करेगा ना, तो वो या तो 70 लाख करेगा या 70 लाख से कम करेगा। मतलब जितना गेन होगा उतना, या तो गेन से कम। कोई भी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि ज्यादा करना है इस बेवकूफी, क्योंकि पैसा ब्लॉक होता है और इधर इंटरेस्ट मिलता है बट 2-2.5% के बीच में। इससे अच्छा एफडी में रखो ना, 6-7% मिलेगा। तो आप डिपॉजिट करो, पर डिपॉजिट कितना करो? प्रैक्टिकली फाइल से एवरीवन डिपॉजिट्स अमाउंट मैचिंग टू द अमाउंट ऑफ गेन अमाउंट। तो जितना गेन होगा उतना डिपॉजिट होता है। बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल कि आपने डिपॉजिट किया सिर्फ 60 lakhs, कम किया, कम। So now you will get exemption of 60 lakhs and balance 10 lakhs is taxable. Balance 10 lakhs is taxable. ये 10 लाख रुपया आपको टैक्स हो जाएगा। अब क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं, तो ध्यान से समझो। 9th जनवरी 2027 ये डेट आ गई, और ये डेट तक समझो अमाउंट इज नॉट used for purchase of house property। नहीं खरीद पाया, नहीं खरीदी। अब क्या करें? तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कौन सा साल चल रहा है? साल कौन सा चल रही है? प्रीवियस ईयर कहना से 26-27 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे ये साल में? आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 60 lakhs क्या कर देंगे, टैक्सेबल।
भर तू टैक्स 60 लाख पे, क्योंकि हमने तो तुझे एग्जम्पशन दिया था कंसिडरिंग कि यू विल इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी. बट इफ सपोज यू आर नॉट एबल टू परचेज हाउस प्रॉपर्टी अप टू the time limit which is given under section 54, then you are liable to pay tax. बट ऐसा हो सकता है क्या कि हमने 5 जनवरी 2027 को न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया. अब मैं यहां पे 2 एग्जांपल्स लूंगा. एग्जांपल नंबर 1, न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी, लेकिन खरीदी सिर्फ 50 लाख की. अब हम क्या करेंगे? तो जब आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदोगे, आपने एग्जम्पशन तो 60 का लिया था, तो इधर हम 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे. टैक्सेबल कर देंगे. बट सर अगर हमने न्यू हाउस प्रॉपर्टी 90 लाख की खरीदी तो क्या? 90 लाख की खरीद ली, हमने इन्वेस्ट किया था 60 लाख, हमने 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, क्या करेंगे? तो इधर देयर विल बी नो टैक्स, देयर विल बी नो रिफंड ऑल्सो. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये 10 लाख पे जो मैंने पहले टैक्स भर दिया है वो वापस करो. नहीं, तुम्हें अगर एग्जम्पशन चाहिए था तो तुम पहले ही इन्वेस्ट 70 लाख करते, तो हम तुम्हें 70 का 70 एग्जम्प्ट कर देते हैं. अब तुम कल उठ के ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदोगे और फिर बोलोगे ये 10 लाख रुपए पे जो हमने टैक्स भरा था वो वापस दो, तो फिर कोई भी पर्सन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट ही नहीं करेगा. फिर तो पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा ये स्कीम का. सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एप्लीकेबल है. क्या है ये कॉन्सेप्ट का नाम? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. सो ये आपका कौन सा सेक्शन खत्म हुआ? 54. आया? समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो सेक्शन के अंदर. आर्यन समझा? चलो पहले अपन इतना लिख लेते हैं. डन. तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया? 54. अब हम लोग और एक सेक्शन डिस्कस करते हैं जो है 54 EC. चलो ध्यान देना. अब सिर्फ फर्क देखना, असेसी चेंज होगा, असेट चेंज होगा, वही सब डिफरेंस है. देखो ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है जरा बोलो? एनी असेसी, मतलब इंडिविजुअल HUF नहीं, कोई भी असेसी. कंपनी भी चलेगा, पार्टनरशिप फर्म भी चलेगा, सब लोग चलेंगे. क्या ट्रांसफर किया है आपने? लैंड, बिल्डिंग और बोथ. लैंड, बिल्डिंग और बोथ. सो कुछ भी ट्रांसफर करो वो भी चलेगा. लैंड, बिल्डिंग और बोथ. इधर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आ गई एंड इवन कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आ गई. और वापस से आपको आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब अगर आपको टैक्स बचाना है तो वापस से क्या करो? पैसा इन्वेस्ट. कहाँ पे? बॉन्ड्स. किसके बॉन्ड्स खरीदो आप? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन. इसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो. कितने टाइम में आपको बॉन्ड्स खरीद लेने हैं? 6 महीने में बॉन्ड्स खरीदने. 6. और कितना एग्जम्पशन मिलेगा? जितना इन्वेस्ट करोगे या गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर, और ये सेक्शन का मैक्सिमम एग्जम्पशन इज 50 lakhs. तो वो तीनों में से जो भी लोअर आया वो. क्या चेंज आया यहाँ पे? इंडिविजुअल HUF हट गया, इधर वाइडर हो गया मीनिंग, और उधर था रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इधर आ गया लैंड, बिल्डिंग, बोथ. नेचर ऑफ गेन अभी भी लॉन्ग टर्म ही है. इन्वेस्ट करना था इन अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऊपर, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना है इन बॉन्ड्स. अब क्या हो चुका? तो अब ये बॉन्ड्स के ऊपर है ना, उन्होंने 2 चीजें डाल दी है. नंबर 1, लॉक इन पीरियड आ चुका 5 years का, एंड बॉन्ड शुड नॉट बी गिवन एज
सिक्योरिटी फॉर 5 years, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से लोन ले रहे हो एंड एज अ सिक्योरिटी तुम ये बॉन्ड्स दे रहे हो। अब ध्यान से समझना, अगर हमने बॉन्ड्स को बेच दिया बेच दिया तो क्या होगा, तो देखो एग्जम्पशन इज विड्रॉन प्लस कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो और एग्जम्पशन जो है वो विड्रॉ हो चुका। मतलब जो मैंने आपको 54 में सिखाया नहीं करना है वो यहां पे फॉलो करना है। इधर आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी, इधर आपका एग्जम्पशन ही विड्रॉ होगा एंड एज अ सिक्योरिटी दे दिया तो सिर्फ एग्जम्पशन इज विड्रॉन। अब तुम समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड या बिल्डिंग क्या किया है, ट्रांसफर एंड देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 40 lakhs। आपने इन्वेस्ट किया इन बॉन्ड्स 40 lakhs, तो आपने अपने बुक्स में दिखाया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC 40 lakhs, can I say taxable 0? Now if suppose bonds are transferred within 5 years, सेलिंग प्राइस जो आएगा बॉन्ड्स का समझो वो है 43 lakhs। तो अब आप क्या करो, FVOC ले लो बॉन्ड्स का 43, बॉन्ड्स की कॉस्ट कितनी थी 40 lakhs, 3 lakhs पे आपका टैक्स लग जाएगा, बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकते हैं, प्लस जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिला था उसको अलग से टैक्स करो। एंड इफ सपोज बॉन्ड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी फॉर विदिन 5 years, विदिन 5 years, तो क्या करेंगे, इफ बॉन्ड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी विदिन 5 years, तो फिर सेलिंग प्राइस जैसा तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख रुपया टैक्सेबल, आपका एग्जम्पशन जो है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। समझा? सेकंड, और एक चीज समझो आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एंड देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 90 lakhs, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी 40 lakhs एंड आपने इन्वेस्ट किया इन बॉन्ड्स 45 lakhs, बॉन्ड्स भी खरीदे और प्रॉपर्टी भी खरीद ली। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 90, क्या इसमें से आप एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड 54 EC दोनों माइनस कर पाओगे? तो आंसर इज यस, ये 54 में चला गया और ये 54 EC में चला गया। बस याद रखना, बॉन्ड्स खरीद लेने विद इन 6 months, हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेनी है विद इन 2 years। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है सारी तो एग्जम्पशन दोनों में मिलेगा। ये वाले 54 EC में भी हाउस प्रॉपर्टी तो कवर्ड ही है, ऊपर भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड है, सो यू कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर बोथ दी सेक्शंस। आया समझ में? ये कौन सा सेक्शन था? 54 EC। चलो पहले आप 54 EC यहाँ से लिखेंगे और फिर अपन एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अब ये दो एग्जाम्पल्स लिख लो। अब ये अपना 54 EC जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। अब आप लोग है ना
ये क्वेश्चन नंबर 15A और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15B है क्लास वर्क का, वो आपको सॉल्व करना है 15A एंड 15B। चलो स्टार्ट। पेज 7.17 पे 15A एंड 15B। तुम ये सम कर लो कि अभी कुछ डाउट रहा तो कल पूछ लेना। कल अपन कैपिटल गेन्स कंप्लीट करेंगे और अदर सोर्स स्टार्ट। ब्रेक बाद में ही लेना ये करने के बाद। एटलीस्ट 15A कर लो और बाद में ब्रेक लो, 15B घर पे कर।